नमस्कार। कल हमने फास्फेट के प्रयोग से जो जल में प्रदूषण होता है और फास्फेट अधिक मात्रा में जब जल में घुलते हैं तो शैवाल जैसे जो जीव होते हैं वो पनपने लगते हैं। जलकुंभियां जो होती हैं जल के इकोसिस्टम को डिस्टरबेंस करती हैं, पर उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यूएसए व कई यूरोपीय देशों ने अपमार्जकों में फास्फेट के 2.2% से अधिक प्रयोग को निषिद्ध कर दिया है, क्योंकि यह पादप सुपोषण को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ जब पादप सुपोषण को पौधों के सुपोषण को आगे बढ़ाएगा तो जल में पौधे होते हैं, जलकुंभियां होती हैं। आप कई आते जाते देखते होंगे कि जहाँ पर रहायशी इलाका होता है वहाँ पर देखिए अधिक मात्रा में जलकुंभियां उत्पन्न होने लगती हैं। उसका सबसे सीधा कारण यह है कि जब फास्फेट जो होता है, साबुन वगैरह जो हम कपड़ा वपड़ा धोते हैं या बर्तन धोते हैं, किसी भी में प्रयोग होता है, अधिक मात्रा में होगा तो जल में जब जाकर मिलेगा तो वहाँ के पौधे जो होते हैं फास्फेट से मजबूत हो जाते हैं और वो विस्तार कर जाते हैं, जिससे कि अन्य जीव जो होते हैं जल में वो पूरे के पूरे उनको ऑक्सीजन बीओडी नहीं मिल पाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस कारण वो मर जाते हैं। ठीक है। डीडीटी क्या होता है? तो डाई एथेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। डीडीटी डाईफिनॉल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, डाईफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी इसका पूरा नाम है, डाईफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने आपको बताया था। तो जैविक ऑक्सीजन की मांग बीओडी क्या है इस पर हम देखेंगे। मैंने कई बार इसका जो है प्रयोग किया हुआ है, तो इसके बारे में हम इसमें व्यापक देखेंगे। देखिए, बीओडी O2 की वह मात्रा होती है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। अर्थात सपोज डेट आप एक जल ले लीजिए, बहुत बड़ा, मतलब उसमें जैसे कि एक सिस्टम हो, टंकी हो, उसमें 5 दिन तक आप जल को भर के रख देंगे तो वो मछली 5 दिन तक जो है सारी उपापचयी क्रियाओं को खराब करने के लिए उस जीव के लिए काफ़ी है। लेकिन 5 दिन से अधिक होने पर जीव मरने लगते हैं। ठीक है। इसीलिए 5 दिनों बाद आप अपना कहे मिनिमम तो 3 ही 4 दिन में पानी को चेंज कर देना चाहिए आपको। ठीक है। जिस कारण मछलियाँ मर जाती हैं, इसलिए मछलियों को साफ पानी बराबर देना चाहिए। इसीलिए बीओडी की बात यहाँ पर की गई है कि चूंकि जल के प्रत्येक कण में बीओडी होता है। ठीक है। ये जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती हैं। यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। जल जितना ही अधिक प्रदूषित होगा, प्रदूषकों के विघटन के लिए उसी अनुपात में अधिक ऑक्सीजन की मांग होगी। ठीक है। जल में जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल की पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर प्रदूषकों में फास्फोरस जैसे पादप सुपोषक की उपस्थिति होने से बीओडी बढ़ जाता है। ठीक है। बीओडी बढ़ने पर O2 की कमी हो जाती है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा कि हमें और ऑक्सीजन ले आओ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है। तो बीओडी जल प्रदूषण का मानक निर्धारित भी करता है। अगर कोई जल ज़्यादा प्रदूषित है तो उसमें बीओडी की मात्रा बढ़ी हुई होगी। ठीक है। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 mg प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक है। 10 mg प्रति लीटर जो नदियों में होना चाहिए बीओडी की मात्रा। जल में O2 की कमी से ऑक्सीजन श्वसन के चलते द्वितीय प्रदूषकों जैसे कि मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि। आपसे क्वेश्चन एक बार पीसीएस में हम लोगों से पूछा गया था कि द्वितीय प्रदूषक इनमें से कौन है? तो भैया CH4 है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड के जितने भी हैं वो भी हैं, बनने लगते हैं और जल में से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है। तो जल से जब दुर्गंध आए, जिसका मतलब आप जान लीजिए कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वर्षा जल CO2 घुलने के कारण अम्लीय हो जाता है। ठीक है। वर्षा जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो वो अम्लीय हो जाते हैं और इसका pH मान 7 से कम हो जाता है। ठीक है। आपको पता ही होगा कि किसी भी जल में उपस्थित ऋणात्मक गलनांक को हम pH कहते हैं। देखिए, पुराने जो केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट में जो परिभाषा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वैसे pH वैल्यू जो होती है किसी भी
वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता तथा उदासीनीकरण की स्थिति को बतलाती है। सामान्यतया जल की गुणवत्ता का निर्धारण बीओडी और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या डीओ डाइल्यूट ऑक्सीजन डिमांड तथा पीएच मान के आधार पर किया जाता है। तो जल का जो परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है, तो बीओडी के माध्यम से किया जाता है। यदि बीओडी की मात्रा बढ़ेगी तो देखा जाएगा। उसके बाद सीओडी होता है, उसके बाद होता है यहाँ पर डीओ। डीओ का फुल फॉर्म होता है डाइल्यूट ऑक्सीजन, ठीक है, इसको भी आगे अभी हम बताएंगे। डीओ होता है और एक होता है पीएच वैल्यू, ठीक है। तो चार प्रकार से जल के शुद्धिकरण की स्थिति को बारे में जाना जाता है। तो हम देखेंगे सीओडी क्या है, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए सीओडी दूसरा मानक है, ठीक है। जब हम जल प्रदूषण को व्यक्त करते हैं सीओडी के मानक के आधार पर व्यक्त करते हैं। जल में उपस्थित कुल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक O2 की माप को सीओडी कहते हैं, ठीक है। जब जल में जो सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जब चूंकि जल प्रदूषित होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होंगे और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, तो उनके लिए जो ऑक्सीजन की मांग होगी उसे हम क्या कहेंगे, सीओडी कहेंगे। सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक रहता है, ठीक है। सीओडी का मान जो होता है हमेशा बीओडी से अधिक रहता है। तो सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले सीसा, पारा, कैडमियम, जस्ता, एस्बेस्टस जैसे पदार्थ नदी जल को प्रदूषित करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर बीमारी जो तत्व हैं वो दिए गए हैं और इसकी संबंधित बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं वो दी गई हैं। आर्सेनिक से बैकफुट होता है, ठीक है। सीसा से प्लाम्बिज्म होता है, पारा से मिनीमाता होता है, मिनीमाटा, और कैडमियम से इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता से, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नीला पड़ जाना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी कंट्रोल और ऑडिटर जनरल सीएजी 148 में जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अभी भारत में दिनांक है 17/10/2020 और वर्तमान में सीएजी भारत के हैं, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे मुर्मू जी, ठीक है। पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूं लेकिन मुर्मू जी हैं, आप पूरा नाम याद करके कमेंट में लिखिएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को ABCDE नामक 5 श्रेणियों में विभक्त किया, ठीक है। नदी प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, पॉइंट प्रदूषण या बिंदु प्रदूषण और नॉन पॉइंट प्रदूषण, ठीक है। थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूं। औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र में पॉइंट प्रदूषण, जबकि कृषि क्षेत्र में नॉन पॉइंट प्रदूषण प्रमुख क्षेत्र होते हैं, ठीक है। जो औद्योगिक रीजन होता है उसमें पॉइंट प्रदूषण, और नॉन पॉइंट प्रदूषण जो होता है वो कृषिगत क्षेत्र में होता है, जैसे कि ग्राम में वगैरह में, ठीक है। गोमती नदी यूपी के किनारे बसे शहर जैसे कि पीलीभीत में, शाहजहांपुर में, सीतापुर में, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर। अब आपको पता ही होगा कि जो है ये पीलीभीत से गोमती नदी निकलती हैं फूलर झील से, ठीक है। सीसा मस्तिष्क क्षति, पागलपन, भ्रम और गुर्दा क्षति सीसा के कारण होता है। सीसा यदि आपके शरीर में ज़्यादा जा रहा है तो मस्तिष्क में क्षति होगी, पागलपन आएगा, भ्रम की स्थिति आएगी और गुर्दा क्षति होगा। कैडमियम ज़्यादा लेने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, श्वसन विष आदि होता है। ये सब चीज़ें याद कर लीजिए, आता है। बेंजीन से ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से दमा, त्वचा में रोग उत्पन्न होता है। एस्बेस्टस से कैंसर होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड CH4, मीथेन CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तथा ये वायुमंडलीय ओजोन, ये सभी ऊष्मारोधी या अर्थात हरित गृह प्रभाव गैस। देखिए हमारा वायुमंडल है 5 परतों में बना हुआ है, परावर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल तथा मध्य मंडल, बीच में मध्य मंडल है। तो ये समताप मंडल में ओजोन गैस पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है ये पाया जाता है, और थोड़ा बहुत ये परावर्तन मंडल के नीचे भी ओजोन गैस की स्थिति पाई जाती है, लेकिन ये अच्छे ओजोन होते हैं।
और समताप मंडल के जो आसपास में ये ओजोन अल्ट्रावायलेट जो विकिरण आती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर की त्वचा पर ये दुष्प्रभाव डालती हैं, और इसी से बचाव के लिए हम अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाव के लिए ओजोन गैस हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। अब आपको पता ही होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, परफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। जितने भी प्रकार के हैं सभी प्रकार के होते हैं गैस वगैरह। तो जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है और धरती पर पड़ता है, धरती पर पड़ने के बाद कुछ तो ये यहाँ पर आने के दौरान ही वायुमंडल में जो जलवाष्प वगैरह हैं, गैस वगैरह, इसको सोख लेते हैं। लेकिन जब ये धरती से आता है और यहाँ से टकरा के परावर्तित होता है, तो यह परावर्तित होकर के अगर यदि यहाँ पर गैस की कम मात्रा होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, तो ये क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे और आकाश में परावर्तित हो जाएंगे। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, मीथेन की मात्रा अधिक होगी, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं परावर्तन को, ये क्रिया को रोकते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को ये गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये गैस को जब एब्जॉर्ब करेंगे, अब ये गैस को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। तो जितना पृथ्वी का तापमान होना चाहिए उससे ज़्यादा पृथ्वी का तापमान हो जाएगा, जिस कारण ग्लेशियर वगैरह जो हमारे हैं यहाँ की पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर में शुद्ध पानी होता है, जब ये पिघलेंगे तो गंगा समुद्र की नदियों का स्तर बढ़ जाएगा, तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कुछ दिन बाद पानी सूख जाएगा तो सूखे की भी समस्या आएंगी, क्योंकि ग्लेशियर रह ही नहीं जाएंगे। उसके बाद द्वीपों के द्वीप भी डूब जाएंगे। देश में स्थिति और सारी चुंबकत्व प्रक्रिया पृथ्वी की चेंज हो जाएगी, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसी और ग्रीन हाउस गैस इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि आपके यहाँ का तापमान जो होगा, जो अनुमानित है कि 2050 तक ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है, या 5 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ सकता है। अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पर लिखा हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी ओजोन रिक्तिकारक गैसें होती हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड CH4, फ्रेयान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, HFCS, हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन PFCS, फास्फोरस फ्लोराइड कार्बन, उसके बाद SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ओजोन और जलवाष्प। तो इतना जो है CFC जो होते हैं, ठीक है। ओजोन और जलवाष्प के अलावा अन्य सभी CH6 नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैस हैं, मतलब ओजोन और जलवाष्प को छोड़कर सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। बस वही चीज के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब गंगा प्रदूषण के बारे में थोड़ा देखते हैं। बीरबल ने गंगा के जल को अमृत कहा था। बीरबल जो थे, उनका नाम, बचपन का नाम महेश दास था, और शायद ये उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। तो उन्होंने गंगा के जल को अमृत कहा था। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ठीक है। गंगा तट पर बसे शहर हरिद्वार, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, छपरा, पटना और बरौनी तथा मुंगेर, ये ऐसे जिले हैं जो गंगा तट के किनारे बसे हुए हैं, और उनको शहर भी कहा जाता है। एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी लखनऊ ने ERL, जिसको कहा जाता है, गंगा जल को वर्ग D में रखा है, जिसका अर्थ है यह पीने व नहाने लायक नहीं है, बल्कि मत्स्य पालन व वन्य जीवों के उपयोग के लायक है, ठीक है। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया तथा गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का निर्माण किया गया और गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। गंगा कार्य योजना क्या है? तो गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण जो था, ये गंगा एक्शन प्लान GAP1 1986 से 1993 तक चला। प्रथम चरण का शुभारंभ राजीव गांधी ने राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी में किया, ठीक है, पहले चरण की शुरुआत। और दूसरे गंगा एक्शन प्लान में वर्ष 2000 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना में
मतलब प्रयोग किया गया। दूसरा गंगा एक्शन प्लान था और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं हमको एक पानी की तरह हो जाना है, क्योंकि ये राजनीतिक जो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। आप कोई भी योजना सन 50 से लेकर के, चूँकि हमारा संविधान 1950 में बना और वर्तमान तक 2020 है, ठीक है। 50, 20, 70 सालों के इस इतिहास में आप घूम करके देखेंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन किया, उसके बाद बीजेपी आई है। दो ही गवर्नमेंट अदल बदल करके हैं। बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के जो इतने वर्ष, जो बाकी मान लीजिए 65 वर्ष, 65 क्या 55 साल, तो ये स्थिति जो देखने को मिल रही है वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि कोई राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो तरह तरह की बातें जो मनोहर कहानी जैसी लगती हैं, जो हम सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, उस बातों को बोल करके जो मेन मुद्दे उसको भटका दे रही हैं। मेन मुद्दा ये है, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और घर की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनके जीवन में खुशहाली होनी चाहिए, अपराध ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2020 के आंकड़ों में भारत की स्थिति दयनीय हुई। भारत की यदि भूखमरी की स्थिति में देखा जाए तो क्या कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। अपराध की कंडीशन देखा जाए तो भारत की स्थिति समझ में आ जाएगी। तो अब वर्तमान में आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो भारत की स्थिति को, या पूर्व में भी चीज़ें न्यूज़ वगैरह जो होती हैं, इसलिए भारत के न्यूज़ में अभी आप हाल ही में उसका एक छोड़िए, जाने दीजिए, इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन है कि कोई भी हमारे जो मूल समस्याएं उसको उठा नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए हमको खुद उभर करके सामने आना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। गंगा एक्शन प्लान 1 के तहत ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने की योजना थी। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र संकट मोचन मंदिर के महंत BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर गंगा निर्मलीकरण अभियान से जुड़े थे। 2013 में उनका निधन हुआ। टाइम पत्रिका ने धरती के 7 नायकों में से एक उनको चुना था। 1992 में ग्लोबल 500 पुरस्कार में रियो डी जेनेरो, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, यूएनए द्वारा सम्मानित किए गए थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में गंगा शोध प्रयोगशाला की स्थापना की थी। एडिशनल इंटीग्रेटेड वेस्ट पावर पांड सिस्टम प्रणाली द्वारा अपने तरीके से गंगा को स्वच्छ करने का बीड़ा इनके द्वारा उठाया गया था। तो काफ़ी अच्छा काम वीरभद्र मिश्र जी का था और इनके द्वारा जो है गंगा को स्वयं स्वच्छ करने के लिए क्रियाकलाप किया गया था। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ में यमुना को भी वर्ग डी में रखा है, ठीक है। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने यमुना को भी वर्ग डी में रखा है, अर्थात गंगा और यमुना का पानी नहाने और पीने योग्य नहीं है, इसमें मत्स्य पालन वगैरह की जा सकता है, ठीक है। पादप सुपोषण, जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, फास्फेट की अधिक मात्रा में पादप सुपोषण की क्रियाकलाप होती है। यूट्रोफिकेशन के कारण यमुना में शैवाल और सूक्ष्म हरे पौधे की वृद्धि के कारण यमुना के जल में हरापन आ जा रहा है, ठीक है। शैवाल की अधिक मात्रा के कारण और सूक्ष्म जीवों में हरे तत्व की वृद्धि के कारण ऐसी कंडीशन हो रही हैं। गंगा बेसिन में देश की 37% जनसंख्या का निवास है। जो गंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, बेसिन का मतलब होता है कि अगल बगल का जो प्रवाह तंत्र है उसके बगल में रहने वाले क्षेत्र, इसको हम बेसिन बोलते हैं। तो इसमें भारत की 37% जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है तथा सकल सिंचित क्षेत्र का 47% भाग यहीं पर अवस्थित है। मतलब सकल सिंचित क्षेत्र का 47% क्षेत्र जो है गंगा किनारे है और 37% जनसंख्या यहाँ पर रहती है, ठीक है। गंगा का सर्वाधिक प्रदूषण पॉइंट प्रदूषण के कारण है, ठीक है। जहाँ पर लोग रह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि आम लोग अपने नहाने वाला, जो स्नान करने लायक होने वाले पानी हैं या जल का जो मल का निस्तारण है वो सब सीधा गंगा में ही खोल के उसकी गंदगी को बहा दे रहे हैं। कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई भी
जो हमारा मलमूत्र वगैरह साफ करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं उसको अडॉप्ट करने की व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है सभी के घरों में शौचालय की व्यवस्थाएं की गई हैं। गांव में शौचालय को इज्जत घर के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि कोई भी शौचालय का प्रयोग कर ही नहीं रहा है। गाँव की स्थिति आप देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों में जो एथिकल चीज़ें हैं वो परिवर्तित नहीं हो रही हैं। इसको होना चाहिए। जब आंतरिक रूप से शिक्षित नहीं है या उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं जो देखने को सामने आ रही हैं। स्नान करने लायक होने के लिए गंगा यमुना का जल वर्ग बी में होना चाहिए। ग्रुप बी में हो तो स्नान करने लायक जो है वर्ग बी में हो सकता है। मिनीमाटा नगर और मिनीमाटा खाड़ी जापान में अवस्थित है। मिनीमाटा पारा रोग में का एक पारंपरिक लक्षण है जिसमें जीवा और अंगों की शून्यता हो जाती है। जीभ और अंग जो होते हैं ये शून्य हो जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछी जाती है कि मिनीमाटा रोग किस के कारण होता है। ठीक है, पारे के कारण होता है, या अभी आपसे पूछ लें पीछे में कि कैडमियम के कारण किस प्रकार का रोग होता है। ठीक है, या पूछ लिए कि बेंजीन के कारण किस प्रकार का रोग होता है। नीचे सारी चीज़ें बताई गई हैं, लिख करके उसको रट लीजिएगा, वो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाद में मस्तिष्क नष्ट हो जाता है, मतलब पहले तो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और बाद में मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब देते हैं भूमि संरक्षण। कंपोस्ट खाद जिसे हम गोबर घास आदि को सड़ाकर बनाते हैं। ठीक है, हरी खाद किसको कहते हैं? सनई ढैंचा आदि को खड़ी फसलों को हम खेत में जुताकर बनाई गई खाद को हम हरी खाद कहते हैं। ठीक है, सस्यवर्तन क्या होता है? बदल बदल जो फसलें हम बोते हैं उसे हम सस्यवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपको एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी खेत में एक ही फसल को लगातार बोने से उन तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है जिन तत्वों को हम बार बार बो रहे हैं और उसमें उसकी आवश्यकता है, जिनका अवशोषण वह फसल अधिक करती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद फलीदार फसलें यथा चना, मटर, अरहर, उर्द, मूंग बोना चाहिए। हमारे गांव में भी लोग कहते हैं कि भैया एक साल में 2 साल में एक बार आप जो है दलहन की फसल को जरूर बो दीजिए। ठीक है, तो इनकी जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम। पट्टीदार कृषि, समोच्च अथवा कंटूर कृषि ये जलीय मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपायशील हैं। ठीक है, तो पट्टीदार कृषि, समोच्च कृषि या कंटूर कृषि जो होते हैं, कंटूर कृषि जो सीढ़ीदार कृषि होती है, ठीक है, और पट्टीदार कृषि जो होती है, समोच्च कृषि होती है, ये जो होते हैं जल के अपरदन को रोकने में काम करते हैं। जल अपरदन अर्थात मृदा अपरदन, जल का अपरदन कहाँ से? मृदा अपरदन को रोकने में काम करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बोलना कुछ और चाहता हूँ, बोल कुछ और जाता हूँ। बबूल, कैजुराइन, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष हवा को रोककर वायु मृदा अपरदन को रोकते हैं। ऐसे क्षेत्र को जहाँ यह विधि अपनाई जाती है उसे हम रोल्टल बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बबूल, कैजुराइन, यूकेलिप्टस पेड़ जहाँ पर लगा करके हवा रोककर वायु मृदा अपरदन को रोका जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रोल्टल बेल्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए, पूछ लगता है आपको कि रोल्टल बेल्ट तकनीकी के कारण हम वायु प्रदूषण को किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो इसका ये सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करील, मदार, मुंज, बेर, एलहागी, लंबी जड़ों वाले मरुदभिद या जिसे हम जीरोफाइटास पौधे कहते हैं, इन्हें बालू बंधक पौधे भी कहते हैं। ये मरुस्थली प्रसार को रोकते हैं। ठीक है, मरुस्थल को बढ़ने नहीं देते। अभी आके मैं आपको बताऊंगा कि मरुस्थल में लाजवंती का जो वृक्ष होता है या जो छुई मुई का पेड़ जो होता है वो जब ऊंट जाके छूता है तो वो सिकुड़ क्यों जाते हैं। ठीक है, और मरुस्थली पौधे में कांटेदार वृक्ष क्यों होते हैं, तो ये चीज़ ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय है और वहाँ की स्थिति के बारे में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा बेटर तरीके से समझाएगा, लेकिन मैं आपको, जो कि मैं ज्योग्राफी का छात्र हूँ, तो मैं इसको आपको समझाने में कोशिश करूँगा। इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कल पढ़ेंगे। तो आज हम पहले ध्वनि प्रदूषण देखेंगे।
हालांकि रेडियो धर्मी प्रदूषण कहीं ना कहीं धर्म से ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व, ताप और प्रत्यास्थता जैसे गुणों पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको पता होगा कि गामा किरणें, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसके बाद गामा किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और उसके बाद एक्स किरणें होती हैं, एक्स रेज, उसके बाद होती है दृश्य किरणें, और इसके बाद होती हैं रेडियो किरणें, ठीक है। ये वेधन कारक क्षमता जो होती है इस तरफ की सबसे अधिक होती है, और इस तरफ की अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कैपेसिटी होती है दूर तक जाने की, ठीक है, ये इस तरफ की होती है, ठीक है। तो वेधनकारी क्षमता या जो अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करती हैं वो इस तरफ करेंगी, और जो किरणें अधिक दूरी तक जा सकती हैं इसमें इस तरफ की किरणों, जैसे कि रेडियो किरण सबसे अधिक दूरी तक जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, हम इसको ध्वनि प्रदूषण बता रहे थे तो इसको यहाँ पर बताना जरूरी था, अभी आगे आपको क्लियर होगा मैंने इसको क्यों बताया। हालांकि मैं इस पर गहनता से कभी और पर चर्चा करूँगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। हर्ट्ज ये जो होता है, हर्ट्ज ये आवृत्ति का मापक इकाई है। डेसिबल इसके अंतर्गत ध्वनि की तीव्रता की मापक इकाई होती है। ध्वनि प्रदूषण तीव्रता से संबंधित है, आवृत्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि जितनी तीव्र होगी उसी को हम प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि 55 से 60 डेसिबल की होती है, ठीक है। अधिकांश सभ्य राष्ट्रों में शोर की अधिकतम सीमा 75 से 80 डेसिबल है, ठीक है। 75 से 80 डेसिबल तक यदि आप आवाज़ चला रहे हैं तो आप शोर मचा रहे हैं, निर्धारित की गई। 80 डेसिबल में खिसियाहट उत्पन्न करता है, 80 डेसिबल से खिसियाहट उत्पन्न करता है। यदि आप बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं 80 डेसिबल में तो खिसियाहट उत्पन्न होगा। 90 डेसिबल से श्रवणता प्रभावित होती है, ठीक है, सुनने में क्षमता में कमी आती है। 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता में कान क्षति पहुंच सकती है। भारी ट्रक और दिवाली के पटाखे 90 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत की ध्वनि है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बगल से हवा गुजरती है और सरसराहट उत्पन्न होता है कितने डेसिबल की होती है, ठीक है। तो सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होती है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये 60 डेसिबल के आसपास है। इसका मतलब 45 डेसिबल वाला जो होगा जो वो सरसराहट की स्थिति होगी, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता 75 डेसिबल पैमाना दिया गया। ऊपर देखिए यहाँ पर दिया गया तो 75 से 80 डेसिबल निर्धारित की गई है, सामान्य बातचीत की भाषा शोर को माना गया है, ठीक है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंडिया में 75 डेसिबल तक को मान लिया गया है कि ये दिन में उत्पन्न हो सकती है। सुपरसोनिक वायुयान जब अपना साउंड बैरियर तोड़ता है तो भयंकर गर्जना 180 डेसिबल होती है, ठीक है। बूम करता है जब वो अपना वायुयान सुपरसोनिक रफ्तार से पकड़ता है तो वो बूम करता है। इससे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि वो जब हाई स्पीड से जाता है सुपरसोनिक रफ्तार सोनिक बूम उत्पन्न करता है तो खिड़कियां या कांच फट जाते हैं, तो 180 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न करता है। इसे सोनिक बूम कहते हैं। यह हृदय रोग और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। डेसिबल मापक 0 से शुरू होता है, जो कान द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी या फुसफुसाहट होती है। देखिए यहाँ पे फुसफुसाहट को 0, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं 45 कह रहा था, यहाँ पर इस चीज़ का जो है उत्तर मिल गया कि फुसफुसाहट जो होता है वो 0 डेसिबल का होता है। यदि आप फुसफुसा रहे हैं तो हवा भी बह रही है तो जनरली सरसराहट कहीं ना कहीं हो रहा है तो 0 डेसिबल के आसपास की स्थिति मानी जाती है, ठीक है। 60 डेसिबल में बातचीत की ध्वनि आती है। 90 डेसिबल में जोर से चिल्लाना होता है। 180 से रॉकेट इंजन उत्पन्न होता है। 190 से ज्वालामुखी विस्फोट होता है।
सोनिक बूम की इकाई मैक या होती है, ठीक है, 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, ठीक है। तो फुसफुसाहट जो होता है कान में वो कितना होता है, 0 डेसिबल, याद कर लीजिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय नई दिल्ली में है, सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। औद्योगिक विषाक्तता अनुसंधान केंद्र लखनऊ है। उसके बाद केंद्रीय श्रमिक संस्थान मुंबई है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल रेडियो धर्मी प्रदूषण लेकर के आएंगे, ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ जो फैक्ट्स है उसको भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।